इमरान खान ने वाकई एक टीचर की तरह इस कौम को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। हार जीत का मामला हो, डट जाने का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के करैक्टर में होती हैं, उसने लोगों को लड़ना सिखाया, मुकाबला करना सिखाया। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने पाकिस्तानियों को ये बात समझाई कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है, एक प्रॉब्लम है, और इनकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। समझ ही नहीं आई कभी कौम को। लेकिन जब ये बात इमरान खान ने समझाई तो आज कौम का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। एक कंट्रीब्यूशन तो है इमरान खान का बहुत बड़ा। मैंने उनसे एक चीज सीखी इमरान खान साहब से कि मैं ये सोचता था वो एक बात बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे एक ही तकरीर है, इमरान खान बार बार करता है, वही बातें बार बार रिपीट करता है, वो क्यों बार बार वही बात करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो मैंने इससे सीखा कि इमरान खान ने वो बातें इतनी मर्तबा की कि वो लोगों को जुबानी याद हो गई। उन्होंने लोगों को नजरिया दे दिया, बार बार बता बता के अवेयरनेस देने का ये एक तरीका था, लोगों को फॉर्मूला याद करवाने का एक तरीका था। और जो सच होता है ना वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। जिस आदमी ने कहानियां सुनानी हो, कभी ये सुना दे, कभी ये सुना दे, कभी वो सुना दे। जिसने सच बोलना होता है ना उसके बाद एक ही बात होती है, सीधी सीधी। तो इमरान खान वही बात अपनी करता था और आज कौम को वो बात याद है। तो बाद औक़ात आपको लगता होगा मेरे वीलॉग के अंदर चीजें और बातें कभी कभी रिपीट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो चीज जैसे होती है उसको जब आप बयान करते हैं तो जितनी दफा आप करते हैं वो वैसे ही रहती है। और मैंने ये सीखा कि अगर कोई चीज आपको समझ आ जाए तो उसको हैमर करें, बार बार उसको बताएं, पब्लिक तक उसको पहुंचाएं ताकि उसका इंपैक्ट हो। बहरहाल नाज़रीन, सैलाब इस वक्त अब सिंध से टकराने जा रहा है। जो इस वक्त हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि सैलाब दरियाए सिंध में दाखिल हो जाएगा कुछ ही घंटों में या अगले एक आधे दिन के अंदर, और उसके बाद ये सैलाब बढ़ना शुरू होगा सिंध की जानिब से, और बहुत जल्द जो है वो सिंध का इम्तिहान शुरू हो जाएगा। कितना पानी सिंध में दाखिल होगा इसके लिए आदादो शुमार जमा किए जा रहे हैं। दरियाए सतलुज के अलावा बाकी दो दरियाओं में इस वक्त सूरत हाल पहले की तरह खराब नहीं है। यानी जो हुआ दरियाए चनाब की वजह से वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ी बेल्ट है पंजाब की जिसको नुकसान हो गया। आपकी चावल की तकरीबन सारी फसल उड़ा के रख दी चनाब में आने वाले सैलाब ने। आपकी कपास को बहुत नुकसान हुआ, जो आपके मशरकी एरियाज हैं जो पाकिस्तान के भारतीय बॉर्डर के साथ साथ लगते हैं ऊपर चोलिस्तान तक, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ। कपास का नुकसान हो गया, चावल का नुकसान हो गया, जो आपकी मकई थी उसका नुकसान हो गया, जानवरों के चारे का नुकसान हुआ, सब्जियों का बहुत नुकसान हुआ। तो ये गन्ने का बहुत नुकसान हुआ। बल्कि ये अभी जब शुगर का सीजन आएगा तो आपको पता चलेगा कि गन्ने का कितना नुकसान हुआ। बहरहाल ये सैलाब अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दरियाए सतलुज के अंदर सैलाब में कमी नहीं आ रही। अभी भी वार्निंग्स जारी की जा रही हैं कि भारत से दरियाए सतलुज में मजीद पानी आने वाला है। और एक और वार्निंग जो है पाकिस्तान का जो मेट ऑफिस है या जो महकमा मौसमियात है उन्होंने जारी की है कि दोबारा से बारिशों का एक सिस्टम बनने जा रहा है। जो हालात वाकयात लग रहे हैं फिजा के वो ऐसे हैं कि एक मरतबा फिर से बारिशों का एक सिस्टम बनेगा और पंजाब में और जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हैं वहां पे दोबारा से बारिशें होगी और वो पानी दोबारा से तेजी से जो नशेबी इलाके हैं उनकी तरफ आएगा। तो ऑलरेडी ये पानी बहुत ज्यादा है। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बारिशें थोड़ी डिले हो जाए। अगर वो बारिशें आगे चली जाएंगी तो ये पानी निकलने के बाद वो पानी आएगा तो वो फ्लो में हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर एक साथ दरियाओं में पानी आया तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक नई मुसीबत और मुश्किल पैदा हो जाएगी। गुजरात शहर के नादरीन में मनाजिर देख रहा था, बहुत ही अजीब है, बहुत अजीब मनाजिर है जो गुजरात शहर में नजर आ रहे हैं। 4 दिन हो गए पूरा शहर डूबा हुआ है। वहां के जो सीनियर सहाफी हैं वो ये बता रहे हैं कि कभी आज तक तारीख में उन्होंने ऐसा नहीं देखा। इनको 30-30 साल हो गए हैं। कई जो है वो इससे पहले से जर्नलिज्म कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि हमने 3-3 दहाइयां हो गई जर्नलिज्म को, हमने आज तक कभी 90s से हम कर रहे हैं सहाफत, हमने गुजरात को कभी ऐसे नहीं देखा। पूरा शहर जो है वो एक बैड गवर्नेंस की मिसाल बना हुआ है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है कि डीसी, कमिश्नर, ये जितने भी ओहदेदार थे ये सारे के सारे और कामों में लगे हुए थे। इनकी सारी तवज्जो ये थी कि मरियम नवाज को खुश करना है तो पीटीआई के घरों पे छापे मारो, एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो इसको गिरफ्तार करो, उसको अंदर डालो, उसको अगवा करो, उस पर मुकदमा बनाओ। ये इन्हीं कामों में लगे रहे और कोई महकमा भी अपना काम नहीं कर रहा था। देखें किसी जिले का अगर डीसी सो जाए ना या तवज्जो देना छोड़ दे तो सारे महकमे नीचे सो जाते हैं। यही बेड़ा गर्क हुआ कि किसी महकमे ने अपना काम नहीं किया। जहां कचरा था वहीं था, जहां ब्लॉकेज थी वो वहीं थी,
सीवरेज का निजाम कहीं खराब था तो वो वहीं पे था, कोई काम अगर होने वाला था तो वो वहीं रुक गया, और उसकी वजह से अब जो गुजरात शहर है पूरा का पूरा डूबा हुआ है। वो स्टेडियम के मनाजिर आप देखें, पानी खड़ा है, तालीमी इदारे उनमें पानी खड़ा है, गलियों में सड़कों पे हर तरफ कश्तियां चल रही हैं, पानी खड़ा है। गुजरात के साथ तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं किस बात का बदला लिया जा रहा है। ये जो पंजाब हुकूमत है इसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क करना जो है ना, एक वर्ड अगर कहीं सही इस्तेमाल होता है तो वो यहीं पे होता है। पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज डूब गई पानी के अंदर। ये इनकी काबिलियत। आज 4 दिन के बाद भी वहां कश्तियां ही चल रही हैं, और ये बारिश का पानी है, कोई सैलाब नहीं आया कि पीछे से पानी दरियाओं का निकल के आ गया, नहीं, बारिश का पानी है। लेकिन निकालने का सिस्टम ही कोई नहीं है। अब कह रहे हैं जी अगले 18 घंटे में 20 घंटे में निकल जाएगा। भाई 4 दिन से आपने निकला, मरियम नवाज ने वहां पे दौरा किया, मरियम नवाज को मामू बना के वापस भेज दिया उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी ने। वो उनका सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि 4 अच्छे टिकटॉक बन जाए मरियम नवाज के, वो राजी हो जाती है। अवाम मर रही है, परेशान है, अवाम के हालात बहुत बुरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 टिकटॉक आप अच्छे बना दें, मरियम नवाज उस ब्यूरोक्रेट से बहुत खुश होती हैं जहां पे टिकटॉक ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो ब्यूरोक्रेट को मेरा मशवरा, अगर मरियम नवाज को खुश रखना है, बच्चे जमा करें मासूम शक्लों वाले और गरीब दिखने चाहिए, औरतें जमा करें जो रोना शुरू हो जाए मरियम नवाज को देखकर और वो गले लगे और वो रोएं, इस तरह की औरतें जमा करें। कुछ ऐसे गरीब लोग जमा करें जो आंसू बहाएं और मरियम नवाज के सामने सर झुका के नीचे आंखें करके रहें और उनके साथ वो खड़ी होकर बातें करें। और थोड़ा सा रेस्क्यू का एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपने देना, तो ये ब्यूरोक्रेट मौज करेगा मरियम नवाज के दौर में, क्योंकि ये वो सारे एलिमेंट हैं जिनसे टिकटॉक बहुत अच्छा बनता है, और ये टिकटॉक बनाने पे ही लगे हुए हैं सारे के सारे। ये देखें ना, तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं, ये तस्वीर देखें आप, ये कैसी शानदार तस्वीर है। इसमें ये कैमरामैन लेट लेट के अपनी ड्यूटी कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा को औरतों और बच्चों के बीच में बैठाया गया और कैमरामैन जो है वो एक गद्दे के ऊपर लेट के पीछे की तरफ वहां से एंगल बना के मरियम नवाज की कवरेज कर रहा है, और मरियम नवाज का चेहरा दूसरी तरफ रखा है ताकि लगे कि नेचुरल है, कि मरियम नवाज तो उधर देख ही नहीं रही थी, वो कहीं और देख रही थी, तो अचानक से मरियम नवाज की वीडियो बन गई। ये है टिकटॉक बनाने का असली तरीका। कैमरामैन बेचारे वो जूतों समेत चढ़े हुए हैं बिस्तरों के ऊपर, मरियम नवाज नंगे पांव क्योंकि उनका टिकटॉक बन रहा है। कैमरामैन जो है वो नहीं बिस्तरों पे जूतों समेत है और जमीन पे लेटा हुआ पीछे की तरफ और वीडियो बना रहा है। 4-4 कैमरे लेके ये घुस जाती हैं खैमों के अंदर। 7 इनके जो है वो इनकी टीम भी होती है और टिकटॉक्स बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं। पता नहीं किस बात का फोबिया है, किस बात की परेशानी है, कुछ ज़हनी मर्ज है, मेरी समझ से बाहर है। ये कोई एहसास कमतरी है जो पूरी कौम इसकी सजा भुगत रही है। ये एक तस्वीर के अंदर सारी कहानी है। ये आप दुनिया के किसी भी जी शऊर शख्स को दिखाएंगे तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाएगा, तो भाई वाकई इसको हुक्मरान बना दिया है। लेकिन बना दिया भाई उन्होंने, बनाने वालों ने। ये एक और चीज आप देखें, ये देखें, ये डीसी है मुजफ्फरगढ़ के, इन्होंने पहले भी बहुत सारे कारनामे किए। ये वही है शायद जो एक दिन पेंट कोट पहन के तो हाथ में ट्रंक लेके खड़े हो गए थे। बहुत अजीब अजीब काम इन्होंने किए। ये अब लोगों को रोटी देता है और रोटी देने के बाद उन्हें एक तस्वीर दिखाता है डब्बे के ऊपर और उन्हें याद दिलाता है कि ये रोटी तुम्हें किसने दी है। और फिर जब वो भूखा शख्स इसको ये जवाब देता है ना कि ये रोटी मुझे मरियम नवाज ने दी है, तो फिर वो डीसी उसको वहां से जाने देता है। घटियापन की इंतहा आप चेक करें कि एक भूखा आदमी जिसको खाने के लिए रोटी चाहिए, उसके बच्चे पीछे इंतजार कर रहे हैं, उसको 6 रोटियां देता है। उसे कहता है कि ये तुम 3 लोगों के लिए 6 रोटियां मैं दे रहा हूं। पीछे उसके बच्चे भी हैं जिन्होंने खाना खाना है। उसको कह रहा है सालन भी ले लो, ये रोटी ले लो, लेकिन ये तस्वीर देखो और मुझे बताओ कि ये रोटी तुम्हें किसने भेजी है। जब वो मरियम नवाज का नाम लेता है तो फिर उसको जाने की इजाजत देता है। पता नहीं कहां से मेरे भाई ने CSS किया है। खुदा के लिए इन लोगों की तजलील ना करें। वो ये गरीब लोग नहीं है, मांगने वाले नहीं है, ये बेचारे मुसीबत के मारे हैं। आप लोगों की बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गए ये लोग। ये तो सफेद पोश लोग हैं, बेचारे फंस गए हैं, वरना ये तो इनके घर कोई आए तो मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं, ये लोगों को खिलाने वाले लोग हैं। आप खुदारा इन लोगों की तजलील ना करें, इनकी बदुआएं ना लें। ये कभी भी आपकी ऐसी हरकतों के बाद शरीफ खानदान को वोट नहीं देंगे, ये मेरे से आप लिख कर ले लें। ये लोग मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले लोग थोड़ी हैं। इन सफेद पोशों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी अपनी काबिलियत पे मुझे शक हो रहा है। फॉर गॉड सेक थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचें, अकेले बैठकर सोचें कि आपको किस बात की जल्दी है। क्या मरियम नवाज आपसे ये नौकरी छीन लेगी? भाई आप मुकाबले का इम्तिहान देकर आए और आप नौकरी कर रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट है, यहां से निकालेगी, कहीं और जाएंगे, ऑफिसर ही लगेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा आपको OSD कर देगी। अब क्यों ऐसे कर रहे हैं?
यानी एक ऐसी खातून की आप चापलूसी कर रहे हैं जो आपसे बहुत कम पढ़ी लिखी है, और आप जो हरकतें कर रहे हैं ये आपको जेब देती हैं। ये ब्यूरोक्रेसी इस लेवल पे पहुंच जाएगी, मुझे कभी अंदाजा नहीं था। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये हरकतें देख के। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है सारे ब्यूरोक्रेट, लेकिन ये ना करें, अपनी और अपने महकमों की और अपने इदारे की और अपनी काबिलियत की तजलील ना करें आप लोग। और इन आम लोगों की तजलील तो बिल्कुल ना करें। किसी को सेब दे दिया तो उसको बताया मरियम नवाज ने दिया है, फॉर गॉड सेक। ये किसी के बाप का पैसा थोड़ी है साहब। यही गरीब लोग हैं, आप इन पे एहसान नहीं कर रहे इन्हें खाना देके। इन्हीं गरीबों के पेट से, इनका पेट काट के जो टैक्स लिया जाता है उससे आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। यही लोग मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं, अनाज उगाते हैं, वो अनाज बिकता है, उसमें से टैक्स निकलता है, इनसे पैसा वसूल किया जाता है हर चीज की मद में, उससे साहब आपको तनख्वाह मिलती है। आप कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आप अपने घर में सामान लेकर जाते हैं, आप खाना खाते हैं। इन्हीं के पैसों से सरकार को तनख्वाह मिलती है, सरकार चलती है। आप इन पे एहसान नहीं कर रहे हैं। क्यों आप इनको एक रोटी के बदले में आप कहते हैं कि रोटी तुम्हें मैं दे रहा हूं, ये तस्वीर देखो, बताओ ये कौन है? मरियम नवाज है, ले जाओ रोटी। ये क्या चल रहा है? इज दिस द वे? अब पढ़े लिखे लोग हैं, इससे गुरेज करें। अगर एक कुछ टिकटॉकड़ियां अगर पागल हो गई हैं और उनका दिमाग इस तरफ चल पड़ा है, तो आप लोग तो कम से कम होश करें और होश के नाखून लें। इतना बड़ा डिजास्टर है, उससे निकलने के लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी। हम भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैंने इस वीलॉग में याद दिला दूं मैं दोबारा से, जो ब्रेडफोर्ड में हमारे पाकिस्तानी रहते हैं या उसकी सराउंडिंग में आसपास के शहरों में, वो शाम पहुंच जाए जी 5:30 बजे। 5:30 से लेकर हम तकरीबन 8:30-9 बजे तक वहां मौजूद होंगे और वहां पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। हम सब मिलकर फंड रेजिंग करेंगे और वो फंड रेजिंग हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान में जो मुतासरीन सैलाब है उनके लिए। और जो जिम्मेदार लोग हैं वो ये काम करेंगे। बड़ी अच्छी 1-2 NGOs हैं जो ये काम कर रही हैं और हम उनके साथ मदद कर रहे हैं। और ये पैसा वो पाकिस्तान लेकर जाएंगे और पाकिस्तान में जो मुस्तैकीन है उन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे अपने वॉलंटियर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये सब मिलकर करेंगे तो इससे मुसीबत से निकलेंगे। ये एक दिन में टल्ली नहीं है। देखें इसके मराहिल हैं। जो लोगों के खेत हैं उनके ऊपर रेत चढ़ गई है, 1-1 फुट रेत चढ़ गई है, कहीं पे ज्यादा चढ़ गई है। अब उन खेतों को वापस काबिल काश्त बनाने के लिए उन पे बहुत डीजल जलाना पड़ेगा, ट्रैक्टर चलाने पड़ेंगे, मशीनें चलानी पड़ेंगी। वो कहां से गरीब किसान अफोर्ड करेगा? वो सारा हम मिलकर करेंगे। तो इसलिए हम दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं आज के दिन में, एतवार के दिन में ब्रेडफोर्ड में आ रहे हैं। 5:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम वहां पे होंगे। तो पाकिस्तानियों से गुजारिश है वहां पे आए और हमारे साथ मिलकर ये फंड रेजिंग के अंदर हिस्सा लें। नाज़रीन ये देखें ना, हर दूसरे दिन एक तस्वीरों वाला खाना जारी कर देते हैं कि ये देखिए हमने लोगों को खाना खिलाया। वो छोटे छोटे डब्बे हैं, उनके ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगा हुआ। ये अवाम के टैक्स के पैसों का है ना, मैं वही बात कर रहा था। अवाम के टैक्स को पैसों का, ये सरकार का पैसा है, अवाम का पैसा है। इससे कोई जाती तशहीर नहीं कर सकता। अगर जाती तशहीर करनी है तो आप अपने जाती पैसे को लें, उसके जरिए से आप कर लें, या आप अपनी कोई NGO बना लें, उसके जरिए से आप कर लें, या कोई अपना जाती कोई मिशन खड़ा कर दें, उसके जरिए से आप कर लें। अब आपको एक जाली हुकूमत दे देगी, उसके जरिए से आप ये करेंगे तो ये तो ज्यादती है। आटे की कीमत में नाज़रीन ये देखें सैलाब आने के बाद क्या हालात बन गए हैं, ये जरा आप देखें। ये पूरी एक रिपोर्ट है मेरे पास कि आटे की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। बल्कि अभी मैंने आपको एक खबर और देनी है, बड़ी खौफनाक खबर है। लेकिन मुल्क में 2 हफ्तों में आटे की कीमत में 34 से 57% तक इजाफा हो गया। बन्नू में जो आटे की कीमत में इजाफा हुआ वो 885 रुपए का इजाफा हुआ 20 किलो के थैले के ऊपर। पिशावर में 850 रुपए का, लड़काना में 800 रुपए का, हैदराबाद में 75 रुपए का, और जो सबसे कम हुआ वो हुआ जी सरगोदा में 560 रुपए का। और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो आटे की कीमत का एवरेज इजाफा हो गया गुज़िश्ता 2 हफ्तों में सैलाब के बाद, वो 663 रुपए का इजाफा हो गया है, जो 41% बनता है। अंदाजा करें आपके शेर आटा खा गया। ये अदरबाज साहब ने लिखा था और उनकी बात आज फिर दुरुस्त साबित हो रही है इतने बरसों के बाद कि वाकई शेर आटा खा गया। आज 41% पाकिस्तान में आटे की कीमत बढ़ गई है और ये कई जगहों पे जहां ज्यादा बढ़ी है वहां 57% तक बढ़ गई है, जो नहायत अफसोसनाक है। और ये इनकी पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। ये अगर किसानों से गंदम खरीदते, बेहतर तरीके से मामला चलाते तो शायद बचत हो जाती। अब हम वक्त से पहले दोबारा वार्न कर रहे हैं कि आटे का बहरान पैदा हो जाएगा आने वाले महीनों में, और इस बहरान से अगर आपने बचना है तो आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप वक्ती तौर पे फौरन इंपोर्ट कर लेंगे तो आप बच जाएंगे, अगर आप ताखीर करेंगे तो आपको महंगी मिलेगी। क्योंकि सैलाब और मुल्कों में भी आया हुआ है, उन्हें भी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम चल रहा है।
इंडिया शायद मैनेज कर लेगा, बहुत बड़ा मुल्क है, या हो सकता है उन्हें इंपोर्ट करना पड़े, या हो सकता है उन्होंने जो अपनी गंदम है उसको ऐसे स्टोर किया हो कि उनकी बच जाए, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा अभी। लेकिन पाकिस्तान को इजाफी गंदम की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए पाकिस्तान को अभी इक़दाम करने चाहिए। नाज़रीन, ये दो मनाजिर मैं आपको बताता हूं। एक तो मैंने वीडियो देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख के। यहां पे कुछ एक कश्ती के अंदर लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा खातून डूब रही है, उसको जाके बचाया तो वो हवास बाख्ता थी। वो औरत ने इशारों से बताया कि वहां मेरी बहन डूब गई है और उसके साथ एक बच्चा भी छोटा, ऐसे हाथ से बता रही थी वो। बड़ी तकलीफ हुई मुझे वीडियो देख के। लोग बहुत मुश्किल में हैं। इनके लिए तो ये एक एंटरटेनमेंट है ना, अमीरों के बच्चों के लिए। ये जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, बड़े बड़े सियासी खानदानों के चश्मो चिराग, जिन्हें प्लेट के अंदर रख के सोने के चमचे के साथ इक्तदार दे दिया गया, इनकी घुट्टी में इक्तदार पड़ा हुआ था। ये बच्चे देखे ना, इनके लिए तो ये एंटरटेनमेंट है। ये तो खुश होके जाते हैं, खिलखिलाते हैं। इनके लिए तो स्टेज बनते हैं, टिकटॉक्स बनते हैं। लेकिन उस औरत के बारे में सोचे कि वो तनहा पानी के बीच में डूब रही थी, उसको वहां रेस्क्यू किया गया। उसने कहा मेरी बहन भी है और मेरा वहां पे एक बच्चा भी है हमारा, और वो नहीं मिल रहा। और वो इशारों में बता रही थी, उससे बोलने के काबिल भी नहीं थी बेचारी। अब ये जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब में सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूब गई है। एक खातून और 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। और ये जो बच्चे थे ये 7 साल से कम उम्र के थे। कश्ती में 20 से ज्यादा लोग सवार थे, यानी कश्तियां अवेलेबल नहीं है, हुकूमत मदद ही नहीं कर रही। एक कश्ती में 20 लोग से ज्यादा थे, वो कश्ती डूब गई। 4 बच्चे फौत हो गए, एक खातून फौत हो गई, बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया। और सेम टाइम में आप ये देखें कि नवाज शरीफ की पार्टी के रहनुमा फैसल जबवाना के बारे में एक खबर आती है कि सैलाब का जायजा लेने के लिए वो निकले, उनकी कश्ती खराब हो गई। फौरी तौर पर दूसरी कश्ती से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। यहां आम आदमी को रेस्क्यू के लिए एक कश्ती अवेलेबल नहीं है, और वहां जो है क्योंकि वो सरकार है तो उनकी कश्ती खराब हो जाए तो दूसरी कश्ती फटाफट आ जाती है रेस्क्यू करने के लिए। कितना फर्क है। जितनी कश्तियां मरियम नवाज को शो ऑफ करने के लिए दिखानी पड़ती हैं ना रोजाना की बुनियाद पे, जहां ये पहुंचती हैं कश्तियां पहले पहुंचाई जाती हैं, वहां रेस्क्यू वाले एक ड्रामा क्रिएट करके दिखाते हैं। तो जितना मरियम नवाज के दिखाने के लिए कश्तियां लगाई जाती हैं, ये रेस्क्यू पे लगाई जाती हैं, तो बहुत सारे लोग अभी तक रेस्क्यू हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एक और नादरीन ये खबर आई है, और ये बंदा भी आप देख लें, बल्कि एक कच्चे का एक डाकू है और इसने चैलेंज कर दिया। चैलेंज इसने ये किया कि इसका भाई जो है वो पकड़ा गया था और उसको 17 साल की सजा हो गई थी। अब ये कहता है कि बंदे निकाल के ना जेल से मारे जा रहे हैं, तो मुझे खतरा है मेरे भाई को भी मार देंगे। तो इसने 11 बंदे अगवा कर लिए मोटरवे से। अब ये वीडियो वायरल हो गई है। वो कहता है जी मैं बंदे तब छोड़ूंगा मेरे भाई को छोड़ोगे, और चैलेंज कर रहा है सरेआम। ये वीडियो एक आई हुई है, देख लें आप। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की। ये पाकिस्तान में सिचुएशन है कि मोटरवे से बंदे अगवा कर लिए जाते हैं और खुला चैलेंज भी किया जाता है सरकार को कि मेरी बात मानो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये है लॉ एंड ऑर्डर। अब अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई बंदा एक नारा भी लगा दे तो उसके घर की चादर और चारदीवारी का ये तकद्दुस पामाल कर देते हैं। कच्चे के डाकू इनसे आज तक काबू नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब गए नाज़रीन चीन के दौरे पे, आर्मी चीफ भी गए चीन के दौरे पे। ऐसा लगता था बड़ी कामयाबियां समेट के ये लौटेंगे, लेकिन जब ये लौटे तो ये खबर आई है कि चीन ने फैसला किया कि 48 ऐसे ममालिक हैं जिनके शहरियों को सितंबर 2025 से बगैर वीजे के चीन में आने जाने की इजाजत होगी। दुनिया में 48 ऐसे मुल्क हैं जो चीन ने मुंतखब कर लिए, और उन्होंने कहा जी इन ममालिक के लोग बगैर वीजे के चाइना में आए और चाइना से वापस जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 सितंबर से उनके लिए खोल दिया कि जाओ बगैर वीजे के चीन का चक्कर लगा के वापस आ जाओ। लेकिन पाकिस्तान को यह सहूलत नहीं दी। दावे हमारे किस तरह के हैं और काम देखें किस तरह के हो रहे हैं हमारे साथ। दावे हमारे हुक्मरान ऐसे करते हैं कि हमने सबसे कामयाब दौरा किया, और नतीजा यह है कि दुनिया भर को इजाजत मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं मिली। हालांकि हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती बकौल हमारे हुक्मरानों के हमारी चीन के साथ है। तो मुझे हैरत होती है। और वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह जबरदस्ती तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है चीन के दौरे में, वो बड़ा ऑड लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि हम बहुत हल्के लोग हैं और हमें तवज्जो चाहिए, जैसे भी करके कोई वीडियो बन जाए हंसने का। एक ये इस तरह हंसने से, कैका लगाने से, इससे कॉन्फिडेंस शो नहीं होता। इससे लोग आपको हल्का समझते हैं, यार बहुत ही हल्के लोग हैं, ये एटमी कुव्वत कैसे बन गए, बहुत ही हल्के लोग हैं, ये तो डिजर्व ही नहीं करते। तो आपका ये इंप्रेशन बनता है। एक हुक्मरान जो है उसका एक डेकोरम होता है, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन चंद तस्वीरों और वीडियोज के चक्कर में इन्होंने वो भी गवा दी है। तो ये उससे बाहर ही नहीं निकल रहे इमरान खान के फोबिया से।
इनकी आधी जिंदगियां गुजर गई इमरान खान से लड़ते हुए, बाकी आधी जिंदगियां इनकी गुजर जाएंगी इमरान खान जैसा बनने के चक्कर में।